नमस्कार दोस्तों। गुजरात दंगों में मोदी की भूमिका को लेकर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री से मोदी सरकार की बौखलाहट के बाद संघ के मुखपत्र पांचजन्य में बीबीसी के खिलाफ यह रिपोर्ट छपी थी। पांचजन्य में 2 सप्ताह पहले छपी 7 पन्ने की इस रिपोर्ट की हेडिंग है टूल किट है बीबीसी। संघ के इस मुखपत्र में बीबीसी को भारत विरोधी घोषित करते हुए बहुत कुछ लिखा गया था। गुजरात दंगों पर बनी डॉक्यूमेंट्री को भारत के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा बताया गया था और अब बीते 3 दिनों से बीबीसी के दफ्तरों पर छापे चल रहे हैं। अब यह महज संयोग है या प्रयोग, यह तो बीबीसी पर छापे की पूरी कहानी सामने आने पर पता चलेगा। लेकिन हकीकत यही है कि बीबीसी के दिल्ली और मुंबई दफ्तरों में छापों के 50 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। आयकर अधिकारियों और कर्मचारियों के जो दस्ते बीबीसी के दफ्तर में 3 दिन पहले घुसे हैं, अभी तक निकले नहीं हैं। इस मुद्दे पर और बात करने से पहले यह भी जान लीजिए कि अब संघ के उसी मुखपत्र के ताजा अंक में सुप्रीम कोर्ट को निशाना बनाया गया है। सुप्रीम कोर्ट को सीधा। और अगर संघ के इस मुखपत्र में, जिसका नाम पांचजन्य है, अंग्रेजी में ऑर्गेनाइजर है, अगर कुछ छपता है तो मान लीजिए कि संघ की राय है। और संघ और बीजेपी का जो रिश्ता है आप जानते हैं। बीते कुछ दिनों से सुप्रीम कोर्ट को लेकर कानून मंत्री किरण रिजिजू के बयानों से भी आप अवगत होंगे। यह अलग बात है कि कई अहम फैसले देने वाली पीठ के हिस्सा रहे सुप्रीम कोर्ट के 3 जज अपने रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा से लेकर राज्यपाल तक के पद पर सेट हो चुके हैं। मतलब जो सेट हो गए उनकी वाहवाही है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्री पर मोदी सरकार को नोटिस भेज दिया तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एक तरह से संपादकीय लिखकर मोर्चा खोल दिया गया। पांचजन्य के संपादकीय में सीधे सुप्रीम कोर्ट की मंशा पर सवाल उठाया गया। अगर आप लोकतंत्र में थोड़ा भी भरोसा रखते हैं तो इस संपादकीय में सुप्रीम कोर्ट पर लगे आरोपों को जानकर शायद आप हैरान होंगे। आप सोचने को मजबूर होंगे कि देश में हो क्या रहा है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर बैन हटाने की मांग वाली याचिकाओं की सुनवाई के बाद केंद्र सरकार से 3 सप्ताह में जवाब मांगा है। केंद्र सरकार को अब जवाब देना है और अप्रैल में अगली सुनवाई होनी है। बौखलाहट इसी बात को लेकर है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से डॉक्यूमेंट्री बैन पर जवाब कैसे मांग लिया। अब सुनिए इस संपादकीय में क्या लिखा है। पांचजन्य का संपादकीय है, प्रिंट आउट मेरे हाथ में है। संपादकीय की हेडिंग है भारत को समझने की आवश्यक शर्त। इसमें लिखा है बीबीसी की दुष्प्रचार करने वाली, भारत को बदनाम करने की कोशिश करने वाली, असत्य और काल्पनिक घटनाओं पर आधारित डॉक्यूमेंट्री को प्रतिबंधित करने के मसले पर सर्वोच्च न्यायालय ने भारत सरकार को नोटिस जारी किया है। सर्वोच्च न्यायालय भारत का है, जो भारत के करदाताओं की राशि से चलता है। उसका काम उस भारतीय विधान और विधियों के अनुरूप काम करना है जो भारत के हैं, भारत के लिए है। सुन लीजिए गौर से। सर्वोच्च न्यायालय नामक सुविधा का सृजन और उसका रखरखाव हमने अपने देश के हितों के लिए किया। अपने देश के हितों के लिए किया है। करदाताओं के पैसे से चलता है। भारतीय विधान के विधियों के अनुरूप काम करना, यह संघ के मुखपत्र का संपादक सुप्रीम कोर्ट को सिखा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के जजों को बता रहा है, जो भारत के संविधान के कस्टोडियन है, उन्हें नसीहत दे रहा है संपादक और मुखपत्र। आगे क्या है? लेकिन वो भारत विरोधियों के अपना मार्ग साफ करने के प्रयासों में एक औजार की तरह प्रयुक्त हो रहा है। मतलब ये सुप्रीम कोर्ट पर आरोप लगा रहा है संघ के मुखपत्र का संपादक या संघ का मुखपत्र कि सुप्रीम कोर्ट भारत विरोधियों के अपना मार्ग साफ करने के प्रयासों के लिए या प्रयासों में एक औजार की तरह इस्तेमाल हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हो रहा है और भारत विरोधी लोग सुप्रीम कोर्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं, या भारत विरोधी संस्थाएं इस्तेमाल कर रही है। और यह संपादकीय तब लिखा गया है जब सुप्रीम कोर्ट ने, जैसा कि मैंने कहा, मोदी सरकार को नोटिस भेजा है, जवाब मांगा है उन याचिकाओं की सुनवाई के बाद जो याचिकाएं डॉक्यूमेंट्री पर से लगे बैन को हटाने की मांग के लिए की गई है। बहुत कुछ उन याचिकाओं में और लिखा गया है। लेकिन इसी में क्या है, आप पाएंगे कि तमाम देश विरोधी शक्तियां हमारे लोकतंत्र की, हमारी उदारता की और हमारे सभ्यगत मानकों की सुविधाओं का लाभ हमारे खिलाफ अपनी मुहिम उठाने में करती है। मतलब इनके हिसाब से जो याचिका करता है
वो सब भारत विरोधी हैं और सुप्रीम कोर्ट उनके हाथों का औजार है। सुप्रीम कोर्ट के जज भारत विरोधी ताकतों के हाथों का औजार बन जाते हैं और वो सुप्रीम कोर्ट जो करदाताओं के पैसे से चलता है, और करदाताओं का मतलब जो संघ और बीजेपी का अंधभक्त हो, उन्हीं का सिर्फ टैक्स है। बाकी देश में वो बड़ी आबादी जो न तो संघ के साथ है, न बीजेपी के साथ है, या जो उनसे असहमत है, वो सब बिना टैक्स वाले हैं और उनका कोई कहीं दखल होना नहीं चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट, सबसे बड़ी बात, ये तर्क, ये फिजूल का तर्क कि सुप्रीम कोर्ट औजार बन रहा है, ये संपादकीय में लिखा गया है। और ये भारत विरोधी कौन लोग हैं जिन पर इतनी बदहजमी हुई है? तो अब जरा जान लीजिए, डॉक्यूमेंट्री पर बैन हटाने की मांग करने वाले याचिकाकर्ता कौन लोग हैं, जिससे इतना नाराज संघ का यह मुखपत्र है, संपादक है एन राम, प्रशांत भूषण और महुआ मोइत्रा। तीनों के नाम से आप वाकिफ होंगे। एन राम उस वक्त द हिंदू अखबार के मुखिया थे जब राजीव गांधी के खिलाफ बोफोर्स घोटाले के खुलासे उनके अखबार में लगातार हो रहे थे। बोफोर्स का दौर था, 80 के दशक के आखिरी साल थे। प्रशांत भूषण सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं और अभिव्यक्ति की आजादी के मुखर पैरोकार हैं। महुआ मोइत्रा टीएमसी के सांसद हैं और लगातार संसद में ऐसे मुद्दों पर आवाज बुलंद करती रहती हैं। और अभी भी बीबीसी हो या अडानी हो, महुआ मोइत्रा लगातार संसद में मुखर रहती हैं। याचिकाकर्ताओं ने सरकार के फैसले को, मतलब बैन के फैसले को, मनमाना, दुर्भाग्यपूर्ण और असंवैधानिक बताया है और कोर्ट से डॉक्यूमेंट्री के कंटेंट की जांच की भी मांग की है। दंगों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ भी जांच की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एमएम सुंदरेश की बेंच में यह सुनवाई हुई है। इसी बेंच ने केंद्र सरकार को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है। अब बीजेपी और संघ के लोगों को यह भी मंजूर नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसी याचिकाओं की सुनवाई करे या फिर ऐसी याचिकाओं पर मोदी सरकार को नोटिस भेजे। और इस बीच यह भी हुआ है कि एक ऐसी याचिका खारिज भी हुई है जिस याचिका में विवादित डॉक्यूमेंट्री पर बैन की मांग की गई थी। अब इस डॉक्यूमेंट्री के तथ्यों पर सवाल हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट्री के रिसर्च पर सवाल हो सकते हैं, मंशा पर इतराज आप जता सकते हैं, लेकिन दंगों पर गुजरात सरकार की संदिग्ध भूमिका को लेकर बनी यह डॉक्यूमेंट्री मोदी पर सवाल खड़ी करती है, देश पर नहीं। मोदी देश नहीं है। मोदी इस वक्त देश के प्रधानमंत्री हैं, उस वक्त प्रधानमंत्री भी नहीं थे। मोदी गुजरात के सीएम थे, उनके रहते दंगे हुए। दंगों के दौरान 3 दिनों तक तमाशबीन रही पुलिस। सैकड़ों बेगुनाहों को दंगाइयों ने मारा, महिलाओं बच्चों को मारा, गर्भवती महिलाओं के साथ दरिंदगी हुई। यह सब तथ्य है जिस पर हजारों पन्ने लिखे जा चुके हैं। देश दुनिया के अखबारों में सैकड़ों रिपोर्ट हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में यह अलग बात है कि मोदी को क्लीन चिट मिल गई दंगों के मामले में, लेकिन सवाल तो कायम है कि पुलिस ने दंगाइयों को काबू क्यों नहीं किया? किसकी शह थी? कैसे 3 दिन तक सब कुछ होता रहा खुलेआम? अगर ऐसा कुछ था नहीं तो क्या वजह थी कि तत्कालीन पीएम, प्रधानमंत्री, बीजेपी नेता वाजपेयी तक राजधर्म निभाने की नसीहत मोदी को दे रहे थे? गुजरात दंगों पर कुछ सवाल अगर कोई चैनल अपनी डॉक्यूमेंट्री के जरिए उठाता है तो सवालों के घेरे में मोदी है, ना कि देश है। जवाब मोदी और बीजेपी को देना चाहिए, ना कि देश को। देश को इसमें घसीटने की जरूरत ही नहीं है। देश की अस्मिता का मतलब सिर्फ मोदी नहीं है। लेकिन कुछ सालों से ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे मोदी और उनकी सरकार सारे सवालों से परे है, सारे संदेहों से परे है। मोदी जी ने जो कह दिया वही अंतिम सत्य है। बीबीसी ने अगर मोदी की छवि खराब करने के लिए किसी साजिश के तहत डॉक्यूमेंट्री बनाई है, ऐसा आरोप है बीजेपी का, तो करिए उस पर मुकदमा। उसके खिलाफ कानूनी दायरे में आप जो भी कर सकते हैं करिए, लेकिन इसे देश पर हमला बताने में क्यों जुटे हैं? ये कैसे देश पर हमला हुआ? गुजरात के मुख्यमंत्री की भूमिका पर अगर डॉक्यूमेंट्री है तो देश कहां से आ गया? ऐसे अडानी के मामले में हुआ कि अडानी के मामले में हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई तो देश पर हमला, देश की एकता, देश की अखंडता, देश की अस्मिता पर हमला करार दिया गया। तिरंगे के सामने अडानी का सीईओ खड़ा हो गया। विपक्ष संसद से लेकर सड़क तक अडानी मामले की जांच की मांग करता रहा। मोदी जी सुनने को तैयार नहीं हुए और पूरी बीजेपी और पूरा मीडिया आंख मूंद कर अडानी के साथ खड़ा हो गया। बिना जांच के अंतर्राष्ट्रीय साजिश घोषित कर दिया गया, लेकिन अब तक जवाब नहीं मिला कि मॉरिशस से चलने वाली वो शेल कंपनियों में किसका पैसा लगा है।
अडानी को देश के 6 एयरपोर्ट रातों रात कैसे दे दिए गए? उससे पहले एयरपोर्ट ऑक्शन के नियम क्यों बदले गए? जो सवाल विपक्ष उठा रहा है। ऐसे दर्जनों अनुत्तरित सवाल हैं, लेकिन देश पर हमले की आड़ में सारे सवाल दफन हो गए, क्योंकि मोदी को ही देश बनाकर सामने खड़ा कर देते हैं और मोदी भक्त लोग उसी को देशभक्ति मान लेते हैं। मोदी जी भी संसद में 2 दिन लंबे लंबे भाषण देकर चुनावी सभाओं और उद्घाटनों में जुट गए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। इस बीच यह भी हुआ कि संघ के ही मुखपत्र ऑर्गेनाइजर में एक रिपोर्ट छापकर हम जैसे पत्रकारों को भी देश के खिलाफ साजिश करने वाले देशद्रोही कथित कार्टेल का हिस्सा बता दिया गया। कहां कहां से जोड़ा, कहानी बनाई और उसमें मुझे भी घसीट दिया। बहुत कुछ और लिख दिया गया। कुल मिलाकर बीते 8 सालों से देश में ऐसा माहौल बनाया गया है कि मोदी की आलोचना देश की आलोचना है। मोदी पर आरोप देश पर आरोप है। मोदी की घेराबंदी देश की घेराबंदी है। मोदी से सवाल देश से सवाल है। मोदी के खिलाफ खबरें छापना देश के खिलाफ पत्रकारिता करना है। ऐसा जैसे मोदी ही देश है, मोदी ही भारत है, मोदी ही भारत भाग्य विधाता है। यह अनायास नहीं हो रहा है, यह सायास किया जा रहा है, साजिशन किया जा रहा है, एक नैरेटिव के तहत किया जा रहा है। सोच समझकर ऐसा नैरेटिव तैयार किया जा रहा है, लोगों में इंजेक्ट किया जा रहा है। मीडिया की भूमिका उसमें शामिल है। इसका असर ऐसा हुआ है कि लाखों लोगों के दिमाग में बैठा दिया गया है कि जो भी मोदी जी से असहमत है, मोदी के खिलाफ है या मोदी जी की नीतियों की निंदा करता है, वो सब के सब देश विरोधी है। चाहे कोई विपक्ष का नेता हो या सुप्रीम कोर्ट का रिटायर्ड जज हो या देश का बड़े से बड़ा वकील हो या सेना का रिटायर्ड अधिकारी हो, कोई जनरल हो, कोई पत्रकार हो या कोई भी हो, अगर उसने मोदी की सत्ता पर तीखे प्रहार किए या प्रहार करने वालों का साथ दिया या सवाल किए, तो उसे देश विरोधी ताकतों में शुमार कर दिया जाता है या देश विरोधी होने का तमगा उसके माथे पर ठोक दिया जाता है। सोशल मीडिया को हथियार की तरह ऐसे मामलों में इस्तेमाल किया जाता है। मीडिया का क्या हाल है देश में आप देख ही रहे हैं। ज्यादातर चैनल या कहें तो करीब करीब सारे चैनल मोदी की सत्ता के सामने पूरी तरह से नतमस्तक है। विदेशी मीडिया को बीजेपी नेता, बीजेपी समर्थक, पूरा इकोसिस्टम, उनकी ट्रोल आर्मी और बीजेपी सरकार के मंत्री आए दिन खारिज तो करते ही रहते हैं। पक्ष में हुआ तो अच्छी बात है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा थू। जैसे ही मोदी सरकार के खिलाफ कोई खबर विदेशी अखबार में छपती है, सब के सब उसे साजिश घोषित करके उस अखबार पर टूट पड़ते हैं, जैसे अभी सब बीबीसी पर टूट पड़े हैं। गुजरात दंगों में मोदी और उनकी सरकार की संदिग्ध भूमिका को लेकर बनी डॉक्यूमेंट्री पर पहले बवाल, फिर पाबंदी और 3 हफ्ते के भीतर इनकम टैक्स के छापे, और छापे भी ऐसे जैसे पता नहीं कितने बड़े घपले घोटाले की जांच का सिरा पकड़ते हुए वहां इनकम टैक्स के दर्जनों लोग जा धमके। तस्वीरें कुछ अंदर से आई थी। जिस तरह की अफरा तफरी के साथ बीबीसी के दिल्ली मुंबई दफ्तरों पर छापे मारे गए और 50-55 घंटों से ये छापे चल रहे हैं, उससे लगता तो यही है कि मोदी सरकार ने बीबीसी को सबक सिखाने के लिए यह सब किया। यह विपक्ष के नेताओं का लगातार आरोप है। दुनिया भर के अखबारों में ऐसी ही खबरें छप रही हैं। आज तीसरा दिन है जब बीबीसी के दफ्तरों में छापे चल रहे हैं। इनकम टैक्स महकमे के दर्जनों अधिकारी और कर्मचारी दिन रात वहां कुछ तलाशने में जुटे हैं। कुछ टैक्स में गड़बड़ी है, क्या है अभी तक पता नहीं चल रहा है। बीबीसी के कई स्टाफ के फोन जब्त करके उसे क्लोन कर लिया गया, ऐसी भी खबर आ रही है, ताकि उसमें ताक झांक किया जा सके। अब जरा सोचिए, जिनके फोन क्लोन किए गए हैं उनके फोन में उनका कई तरह का पर्सनल डेटा भी हो सकता है, उनकी निजता का हनन भी हो सकता है। और आखिर ऐसा क्या है कि 3 दिनों से छापे पड़ रहे हैं, और ये टाइमिंग कि डॉक्यूमेंट्री के 3 हफ्ते के भीतर बीजेपी नेताओं और प्रवक्ताओं ने वैसे बीजेपी को, माफ करें, बीबीसी को दुनिया का सबसे भ्रष्ट बकवास कॉरपोरेशन करार दे ही दिया है। मैंने पहले की वीडियो में भी आपको बताया था कि यही बीबीसी है जिससे पीएम बनने से पहले मोदी बेहद भरोसेमंद और बेहद भरोसेमंद मीडिया संस्थान डीडी और आकाशवाणी जैसे सरकारी माध्यमों की तुलना में बीबीसी की तारीफ करते नहीं था, आकाशवाणी थी या बीबीसी को ही तारीफ के काबिल माना करते थे। ऐसे तब तक आम आदमी के बीच बात क्या होती थी, ये कहते थे 2013 का वीडियो, ये तो मैंने बीबीसी पे सुना है।
अब यही बीबीसी यानी उससे मोदी को हमारे इतना चुभ देश रहा की है कि पूरी आकाशवाणी कह रही है, बीजेपी भरोसा नहीं। बीबीसी के पीछे पड़ दूरदर्शन गई। कह रहा है, सिर्फ भरोसा एक नहीं। डॉक्यूमेंट्री की वजह से अखबार ये कितने मानने खर्चा की करके पर्याप्त निकल वजह रहा है, भरोसा नहीं। वो कह और ये नहीं समझने यार, की मैंने जरूरत बीबीसी है। पर सुना है। विपक्ष के वो तमाम नेता अब जो ये जो मोदी पर credibility- हमले करते हैं या मोदी की मुखर आलोचना करते हैं, वो मीडिया के लिए भी विलन बन जाते हैं। बीजेपी को समर्थन करने वाली ट्रोल आर्मी और मीडिया, तीनों का गठजोड़ मोदी का कवच बन जाता है और विपक्ष पर मिसाइलें दागी जाने लगती है। मीडिया में विपक्ष का स्पेस संकुचित करके मोदी के लिए सब कुछ ऐसा लगता है न्यौछावर कर दिया है। मोदी की निंदा देश की निंदा हो गई है। ऐसा विपक्ष के नेता लगातार कर रहे हैं। आज भी कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कुछ कहा, सुनिए। किस तरह से भारत के लोकतंत्र को हाईजैक किया जा रहा है भारत की ही रूलिंग पार्टी द्वारा। ये उदाहरण हर प्लेटफॉर्म पे आपको दिखते हैं। और विडंबना इस बात की है कि बीबीसी ने कुछ छाप दिया या कोई फिल्म बना दी तो साहब विदेशी लोग हस्तक्षेप कर रहे हैं। विदेश में जाकर अपनी ही देश की निंदा करने वाले प्रधानमंत्री को तब शर्म नहीं आती जब वो बाहर जाकर अजीब अजीब बातें करते कि शर्म आती थी इस देश में पैदा होते। और उसके बाद देश में सोशल मीडिया पर देश के चुनावों को, देश के लोकतंत्र को प्रभावित करने के लिए आप इजराइल की एजेंसीज को बुला लेते हैं, तब आपको शर्म नहीं आती। तब देश के लोकतंत्र को कोई खतरा नहीं है, तब विदेश से कोई हस्तक्षेप नहीं हो रहा क्योंकि आप कर रहे हैं। पेगासस के वक्त आपको तब नहीं याद आता कि आप विदेश की सहायता लेकर अपने ही देश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के फोन्स को हैक करा रहे हो। ये एक खतरनाक दौर से हम गुजर रहे हैं जिसमें देश वाकई खतरे में आ गया है, देश का लोकतंत्र खतरे में आ गया है। और ये जो बार बार दुहाई देते हैं कि साहब फॉरेन कॉन्स्पिरेसी, ये हिंदुस्तान में सरकार में बैठकर फॉरेन की कंट्रीज के साथ मिलकर कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ। अब पवन खेड़ा की बातों से आप सहमत हों या नहीं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि हम एक ऐसे खतरनाक दौर से गुजर रहे हैं। चुन चुनकर सभी संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। इसको गौर से सुने मेरी बात को और समझने की कोशिश करें तो आपको लगेगा कि हाँ कुछ तो हो रहा है। बचपन से हम लोग पढ़ते आए हैं कि लोकतंत्र के 3 स्तंभ हैं। चौथा स्तंभ मीडिया हो गया, न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, जहां कानून बनते हैं। कार्यपालिका नौकरशाही, न्यायपालिका पर हमलों की जानकारी आपको मैंने शुरू में बताया। सुप्रीम कोर्ट के एक जज, एक पीठ ने फैसला कुछ अलग दिया। नुपुर शर्मा के मामले में कुछ कहा, उनके जो एफआईआर दिल्ली ट्रांसफर करने की बात थी उसके खिलाफ सुनवाई में फैसला दे दिया या रिजेक्ट किया, तो सुप्रीम कोर्ट को के खिलाफ तमाम तरह की बातें सुप्रीम कोर्ट को के जज को गाली देते हुए ट्रेंड होने लगा। किरण रिजिजू के बयान लगातार आ रहे हैं जिससे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को लेकर सरकार का एक लार्जर प्लान है। बहाना कॉलेजियम है, लेकिन मुद्दा सिर्फ उतना नहीं है। नौकरशाही पूरी तरह नियंत्रित है। नौकरशाहों को डर लगता है मोदी की सत्ता में रहते हुए कहीं भी अगर हमने सत्ता के साथ कदम ताल करने वाला काम नहीं किया तो पता नहीं क्या होगा। और मीडिया का क्या हाल है आपको पता है। मीडिया पर 50 बार मैं बात कर चुका हूं, मैं इनसाइडर रहा हूं, इसलिए मैं जानता हूं कैसे विपक्ष के हर नेता के हर बयान को, अगर वो बयान मोदी की सत्ता के लिए के खिलाफ है, तो कैसे विपक्ष के प्रति मीडिया का रवैया हमलावर होता है, ये सब कुछ देखा सुना है। लेकिन उसके बाद भी मोदी जी को यह गुमान है कि उनका कुछ बिगड़ेगा नहीं, चूंकि जनता उनके साथ है। जनता मतलब उनके वोटर, और इसमें कोई शक नहीं कि 9 साल होने जा रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार का तरीका, मोदी सरकार का नैरेटिव, मंदिर, 370, हिंदू मुस्लिम और तमाम ऐसे मुद्दे जो हिंदुत्ववादी एजेंडे के मुताबिक बढ़ते हैं, चलते हैं, चलाए जाते हैं, उसकी वजह से मोदी को लगता है, बीजेपी को लगता है कि उनका वोट बैंक बहुत मजबूती से उनके साथ तब भी होता है जब वो बीबीसी को सबक सिखाने के बयान देते हैं, या बीबीसी को महाभ्रष्ट बोलते हैं, या बीबीसी पर कोई इनकम टैक्स के छापे पड़ते हैं, या
ऐसे मीडिया संस्थानों के ऊपर छापे पड़ते हैं, चाहे न्यूज़ क्लिक हो, चाहे वायर हो, चाहे क्विंट हो, चाहे HW न्यूज़ हो, चाहे दैनिक भास्कर ने कोविड में अगर कोई बड़ी खबर छाप दी जो सरकार के लिए असहज हुई तो वहां छापे पड़ गए। ऐसे छापों की लंबी लिस्ट है, इस पर कई बार बात कर चुका हूं। और ऐसी स्थिति बन गई है, या ऐसी स्थिति बना दी गई लोगों के जहन में, वही डाल कर लोगों को लगता है सब सही हो रहा है, जो भी मोदी राज में हो रहा है सही हो रहा है। क्योंकि ऐसे वक्त में मीडिया की अहम भूमिका होती है लोगों को एजुकेट करना, तथ्य बताना, सही बताना और सरकार की गलत नीतियों की मुखालफत करना, आलोचना करना और लोगों को बताना कि सरकार ने जो ये किया है ये गलत। आज बीबीसी पर जिस ढंग से बीबीसी पर छापे पड़े, और सवाल टाइमिंग का है, लगातार मैं कहूंगा कुछ लोग उस मुहावरे का इस्तेमाल कर रहे हैं, चोर की दाढ़ी में तिनका। तो यहां सवाल तो उठना चाहिए था, लेकिन सन्नाटा है। क्योंकि ज्यादातर मीडिया का तबका जो मोदी सरकार का समर्थक है, घोषित समर्थक, अघोषित कुछ भी नहीं है इस दौर में, वो माने बैठा है कि जो भी हो रहा है सही है। और जिसे लग रहा है कि गलत है, ये टाइमिंग गलत है, चोर की दाढ़ी में तिनका जैसा है, वो भी बोलने से बच रहा है। तो ऐसे दौर में जब संस्थाएं बहुत कॉम्प्रोमाइज्ड हो रही हैं, ऐसे दौर में जब मोदी की सत्ता के सामने मजबूती से अपनी बात रखने के लिए बहुत हौसला चाहिए, और यह हौसला बहुत लोग खो देते हैं। ऐसे दौर में जब चुनिंदा कुछ यूट्यूब चैनल्स या कुछ और पत्रकार या अलग अलग संस्थानों में काम करने वाले रिपोर्टर्स अपनी बात रखने की, कहने की कोशिश करते हैं, तो उन्हें भी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, चाहे वो किसी चैनल में नौकरी कर रहे हो तो, या किसी अखबार में काम कर रहे हो तो। बहुत सधे हुए अंदाज में, बहुत संतुलित ढंग से अपनी बात कह पाते हैं। तो ये दौर ऐसा है, अगर पवन खेड़ा ने कहा खतरनाक दौर है, उनके राजनीतिक बयान को आप किनारे करिए, लेकिन दौर तो खतरनाक है। खतरनाक इसलिए है कि इस दौर में अगर आप मोदी की सत्ता के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे, ऐसी आलोचना करेंगे कि सत्ता में बैठे लोगों को नाराजगी हो, ऐसी आलोचना करेंगे जो उनके नैरेटिव में छेद करे, ऐसी आलोचना करेंगे, ऐसी रिपोर्ट करेंगे, ऐसी खबरें करेंगे जहां उनकी चुनावी विसात पर उनके लिए कोई समस्या पैदा हो, तो कुछ भी हो सकता है। जो कुछ भी होता रहा है, जेल भेजे गए रिपोर्टर से लेकर और छापे तक, उसको फिर दोहराऊंगा, लंबी बात होगी। अखबारों में, दुनिया भर के अखबारों में ऐसी खबरें छप रही है, एडिटोरियल छप रहे हैं बीबीसी पर छापों के खिलाफ। अमेरिका, ब्रिटेन, दुनिया के तमाम अखबारों में संपादकीय लिखे जा रहे हैं, कुछ मेरे पास आर्टिकल्स भी पढ़े हैं। लेकिन इन सब से ऐसा लगता है बीजेपी और मोदी की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। वजह जो मैंने कहा उसी के बीच है, बिटवीन द लाइंस। फिलहाल इस वीडियो को खत्म करते हैं, फिर मुलाकात होगी किसी और वीडियो में। लेकिन हाँ, हौसला बढ़ाते रहना जरूरी है, उसके लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और मुमकिन हो तो ज्वाइन करें। नमस्कार।